नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज टॉपिक का ये जो सिलेबस में आपके टॉपिक दिया है, इससे संबंधित हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के 4 पार्ट कर लिए हैं 25-25 प्रश्नों के। आज हम लोग इसी क्रम में 5वां पार्ट देखेंगे। महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का ये 5वां पार्ट बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आप इसमें कई उत्तर प्रदेश से कई योजनाएं आप इसमें सीधे पाएंगे देखने को। तो आप इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? जो शुष्क खेती होती है उसमें वार्षिक वर्षा जो होती है वह कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है वह वार्षिक वर्षा जो है शुष्क खेती के लिए कम होती है। देखते हैं, जो शुष्क वर्षा होती है, शुष्क खेतियाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में जहाँ औसत वार्षिक 75 सेंटीमीटर से औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है, वहाँ की जाने वाली खेती शुष्क खेती या शुष्क कृषि कहलाती है। यह मेन बात हुई, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है, वहाँ की जाने वाली खेती शुष्क खेती कहलाती है, शुष्क कृषि कहलाती है। दोस्तों, यह कुछ भारत के प्रमुख राज्यों में इस प्रकार की खेती देखी जाती है, की जाती है, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। तो इस प्रकार इन प्रदेशों में ये खेती होती है। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है? ए ऑप्शन है हिमालय के दक्षिण के निम्न भागों में, बी ऑप्शन है तराई में, सी ऑप्शन है हिमालय के मध्यवर्ती भाग में, डी ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वह हिमालय के दक्षिण में निम्न भागों में स्थित है। यह शिवालिक श्रेणी को दोस्तों हम लोग बाह हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा कि शिवालिक श्रेणी को बाह हिमालय भी कहा जाता है। और यह जो होता है हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिण में होती, सबसे दक्षिण में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह नवीनतम भाग है, ठीक है। भौगोलिक रूप से यह जो है सबसे नवीनतम भाग है। और यह जो फैला हुआ है यह शिवालिक पर्वत, यह पश्चिम से पूर्व तक हिमालय के साथ ही साथ फैला हुआ है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामांकन हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है अनुश्री, बी ऑप्शन है चांदनी, सी ऑप्शन है K402, डी ऑप्शन है लूनी श्री। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लूनी श्री जो है यह केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम जो है अत्युत्तम धान का नामांकन हुआ है। यह जो आपको यहाँ पर 2 बिंदु याद रखने हैं। पहला तो कि केंद्रीय धान संस्थान पूछ सकता है, या ध्यान रखना है कि केंद्रीय ध्यान संस्थान कहाँ है भारत में, तो यह याद रखना है कटक। कटक ना दिया हो तो उस राज्य का नाम याद रखना है। उड़ीसा में है कटक, तो उड़ीसा याद रखिएगा। उड़ीसा के कटक में केंद्रीय धान संस्थान स्थित है, ठीक है। दूसरा, इसका नाम लूनी श्री नाम रखा गया है। जो विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान है उसका नाम रखा गया है लूनी श्री। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? ए ऑप्शन है आगरा नहर, बी ऑप्शन शारदा नहर, सी ऑप्शन ऊपरी गंगा नहर, डी ऑप्शन निचली गंगा नहर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शारदा नहर जो है यह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, सबसे ज़्यादा लंबी नहर है शारदा नहर, यूपी की। दोस्तों, अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई है 12,368 किलोमीटर। याद रखिएगा, 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो निर्माण स्टार्ट हुआ था वह सन 1920 से 1928 तक, मतलब 1920 में आरंभ हो गया था इसका निर्माण होना, और 1928 में पूर्ण हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब कहाँ की गई थी बताना है। ए ऑप्शन है जबलपुर में, बी ऑप्शन कानपुर में, सी ऑप्शन कुमारगंज फैजाबाद में, डी ऑप्शन है पंतनगर में।
तो भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना करी गई थी पंतनगर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पंतनगर में। इस कृषि विश्वविद्यालय को दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि विद्यालय के नाम से जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत जो थे वह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यह भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर जो पूछे कि यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री तो गोविंद वल्लभ पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर वापस। जैसे कि इसमें दिया है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये तो पता चल गया हमें पंतनगर में की गई। और इसकी स्थापना पूछे कब की गई, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी 1960 में। 1960 ध्यान रखिएगा, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। कई बार एक प्रश्न पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। अगला प्रश्न है ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है चीन। दोस्तों जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है इसका जन्म स्थान माना जाता है इजराइल में। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो ड्रिप सिंचाई होती है, ड्रिप सिंचाई पद्धति या क्या होती है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि जल को बहुत धीमी गति से और बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक छोटी व्यास की या प्लास्टिक पाइप से नली होती है, उससे जल को प्रदान किया जाता है छोटी छोटी बूंदों के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है। ए ऑप्शन है 4.5%, बी ऑप्शन है 3.5%, सी ऑप्शन है 4.0%, डी ऑप्शन है 3.0%। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए, करेक्ट ऑप्शन 4%। ठीक है, अगला प्रश्न है खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। ए ऑप्शन है संयुक्त खेती, बी ऑप्शन है काश्तकारी खेती, सी ऑप्शन है सामूहिक खेती और डी ऑप्शन है सहकारी खेती। दोस्तों जो खेती की प्रणाली होती है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है उस खेती को हम लोग कहते हैं काश्तकारी खेती। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा काश्तकारी खेती। दोस्तों जो काश्तकारी खेती होती है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी की भी मध्यस्थता नहीं होती है। ठीक है, तो इस खेती को एक और नाम से भी जाना जाता है, व्यक्तिगत खेती भी इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसान संपूर्ण भूमि का स्वामी होता है और उससे इसमें स्थायी पैतृक तथा हस्तांतरण के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। ए ऑप्शन है ओशेनिया, बी ऑप्शन है अंगारा लैंड, सी ऑप्शन है यूरेशिया, डी ऑप्शन है गोंडवाना लैंड। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों जो है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भूभाग का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इजारेदारी व्यवस्था दोस्तों जो है वह स्टार्ट करी गई थी किसके काल में, हेस्टिंग के काल में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक बिंदु यहाँ पर आप लोगों को और ध्यान रखना है कि ये जो इजारेदारी व्यवस्था थी यह कब स्टार्ट करी गई, सन भी पूछ सकता है तो ईयर पूछे अगर जो, तो याद रखिएगा सन 1772 में, 1772 में स्टार्ट करी गई। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था अधिक भू राजस्व वसूल करना। ठीक है, अधिक टैक्स जो है भूमि टैक्स वसूल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई थी। तो ए ऑप्शन है 5 अगस्त 1896, बी ऑप्शन है 1 जनवरी 1826, सी ऑप्शन है 1 जनवरी 1836 और डी ऑप्शन है 5 सितंबर 1850। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों शाही इकाई व्यवस्था जो है पूरे भारत में 1 जनवरी 1826 में लागू की गई थी। ये शाही व्यवस्था जो है यह होती क्या है, या एक बात जान लीजिए कि वर्तमान समय में या कहाँ लागू है, तो यह वर्तमान समय में मुख्य रूप से यूएसए में उपयोग की जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग की जाती है। और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो दयाल बाग है राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र यह यूपी के किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में है, यह पूछा गया है। ए ऑप्शन है प्रयागराज, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है देवरिया और डी ऑप्शन है आगरा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में जो है दयाल बाग स्थित है। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग कहाँ स्थित है, आगरा में। अगला प्रश्न है रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है। ए ऑप्शन है ब्रज क्षेत्र,
बी ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, सी ऑप्शन सोनभद्र और डी ऑप्शन अयोध्या। तो रासलीला जो है यह ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रज क्षेत्र, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्रमुख नृत्य हैं, तो ये प्रमुख नृत्य दोस्तों जो हम ये टॉप 25 प्रश्नों की जो सीरीज ये श्रृंखला स्टार्ट की है, तो एक एक करके आप देख रहे होंगे कि सभी यूपी के मुख्य जो लोक नृत्य हैं वो प्रत्येक सीरीज में, प्रत्येक 25 प्रश्नों की सीरीज में एक एक प्रश्न जो है वहाँ से लिया जा रहा है। तो आपने अगर जो कहीं से इसको किसी बुक से पढ़ा होगा तो यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, अगर जो कहीं से नहीं पढ़ा है तो आपको ये जानकारी मिली रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेठा नगरी उपनाम से प्रसिद्ध राज्य का नगर है। तो पेठा नगरी सभी लोग जानते होंगे, यूपी में आगरा जो है पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मुगल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? ए ऑप्शन है अब्दू समद और बी ऑप्शन है बसावन, सी ऑप्शन है दसवंत, डी ऑप्शन है इनमें से सभी, ये सभी। तो जो मुगल शैली का प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों ये सभी थे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो प्रमुख चित्रकार थे मुगल शैली के, ये किस जो है राजा के अंतर्गत आते थे, किसके जो है शोभा बढ़ाते थे, किसके समय की? तो दोस्तों ये जो अब्दुल समद, बसावन और दसवंत हैं, ये तीनों अकबर के जो है राज दरबार में रहते थे, ध्यान रखिएगा अकबर के। ठीक है, अगला प्रश्न है। सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था? तो ए ऑप्शन है बैजू बावरा ने, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो ने, सी ऑप्शन है वाजिद अली शाह ने और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सितार और तबले का आविष्कार दोस्तों जो है अमीर खुसरो ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। अमीर खुसरो सितार और तबले का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है बहराइच में, बी ऑप्शन फतेहपुर सीकरी में, सी ऑप्शन बाराबंकी में, डी ऑप्शन गोंडा में। दोस्तों जो सैयद सलार मेला है यह जो है बहराइच में लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैयद सलार मेला जो है कहाँ लगता है? बहराइच में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो भारत का जो प्रथम डिजिटल राज्य था दोस्तों वह था केरल। प्रथम डिजिटल राज्य भारत का केरल था, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा रोजगार छतरी योजना का मुख्य उद्देश्य है? अब ये योजना आ गई, प्रमुख योजना है यूपी की। तो रोजगार छतरी योजना जो है इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था यह बताना है। तो ए ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना, बी ऑप्शन है ग्राम विकास को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना, या डी ऑप्शन है पेयजल सुविधा प्रदान करना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो रोजगार छतरी योजना थी यह अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई गई थी। यह जो रोजगार छतरी योजना थी इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रोजगार छतरी योजना जो है इसका शुभारंभ 18 जुलाई 2020 को हुआ था यूपी में। तो ईयर इसका याद रखिएगा, डेट तो बहुत कम ही पूछते हैं, 18 जुलाई डेट याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं केवल सन लिख रहा हूँ 2020 याद रखिएगा। 2020 में रोजगार छतरी योजना यूपी में प्रारंभ करी गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना था। ठीक है, एक चीज़ और थी इसमें कि यह जो है आर्थिक समानता स्थापित करने की दिशा में एक प्रमुख पहल थी। ठीक है, आर्थिक समानता स्थापित करने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। राज्य में दुग्ध विकास से संबंधित कौन सा कार्यक्रम संचालित है? ए ऑप्शन है अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन है महिला डेयरी योजना, सी ऑप्शन है एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो ऊपर तीनों योजनाएं दी हुई हैं यह सभी राज्य में दुग्ध विकास से संबंधित कार्यक्रम हैं। ठीक है, यूपी में अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, महिला डेयरी योजना, एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? या जो नया सवेरा योजना है या किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है किसानों से, बी ऑप्शन गरीबों से, सी ऑप्शन श्रमिक बालकों से, डी ऑप्शन ए व बी दोनों से। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो नया सवेरा योजना है यह श्रमिक बालकों से संबंधित योजना है। इस योजना के बारे में अगर जो हम जाने तो यह सबसे पहली बात कब स्टार्ट करी गई थी, तो डेट आप लोग ध्यान रखिएगा 19 जून, और जो सन है वह था 2017 19 जून 2017 को नया सवेरा योजना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई थी और श्रम विभाग के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्त दिलाना। ठीक है, श्रमिक बच्चों को चिन्हित करना
और फिर उनको जो है श्रम से मुक्ति दिलाना, बाल श्रम से। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन 1919 में, बी ऑप्शन 1935 में, सी ऑप्शन 1972 में और डी ऑप्शन 2005 में। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है इसकी स्थापना दोस्तों करी गई थी 1972 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 1972 में। एक चीज़ और, जो 1972 में जो गठित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय था, और एक था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो निदेशालय है उसका 1972 हो जाएगा स्थापना, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसका गठन याद रखिएगा सन 1982 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण राज्य में तथा विशेषकर बुंदेलखंड में प्रचलित वीर रस में गाया जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है? चार ऑप्शन है, ए है सोहर, बी है आल्हा, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बुंदेलखंड में जो प्रचलित वीर रस से गाया जाने वाला लोकगीत है उसे आल्हा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो पूछ ले आल्हा कहाँ का लोकगीत है, वीर रस में गाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, और यह बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, जो आल्हा है ये जो जगनेर के राजा जगनिक थे, इन्होंने आल्हाखंड नामक एक काव्य की रचना की थी। किसने? जगनिक ने, याद रखिएगा। और आल्हा के बारे में ऐतिहासिक जो जानकारी है वह है कि ये जो बुंदेलखंड के सेनापति थे और इनकी ये जो है अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। ठीक है, और इनके एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम उदल है। तो आल्हा और उदल कभी कभी साथ में दिया रहता है। दोनों भाई जो है वीरता के लिए जो है बहुत ही विख्यात थे। दोस्तों ये जो 25 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं, ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।